हेलो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं हम अपनी नई यूनिट जो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सेकेंड चैप्टर है इसमें हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर हम बायोटेक का शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि बायोटेक के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के फादर कहा जाता है बेटा पॉल बर्ग को। पॉल बर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है अपना। अगर बायोटेक्नोलॉजी की हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज या फिर देयर एंजाइम्स या फिर मॉलिक्यूल्स यूज टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, या फिर लिख सकते हैं डेवलप द प्रोसेस that useful for human beings। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में से एंजाइम्स का यूज किया जाता है या फिर उनके मॉलिक्यूल्स का मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर ऐसी प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस यूजफुल हो। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये डेफिनेशन है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की। अब बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन और है बेटा, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। एक तरह का ये इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, जिसमें क्या किया जाता है? इन विच यूज सम लिविंग माइक्रोब्स and their analogues। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, जिसमें हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके कुछ एनालॉग्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, जिसकी हेल्प से हम कोई प्रोसेस करें, ऐसी प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी हों। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का। और अगर नॉर्मल डेफिनेशन हमसे कोई पूछ रहा है तो हमने ये डेफिनेशन लिखनी है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या क्या है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल जो है वो सीबीएसई बोर्ड में हमसे पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल हैं? फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द एडिशन ऑफ जीन। अगर जीन को हम ऐड करें या फिर रिमूवल ऑफ जीन, अगर जीन को हम कहीं से हटा दें या फिर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए जो है उसमें हम कोई हाइब्रिडाइजेशन कर दें, डीएनए जो है सीक्वेंस में चेंज कर दें हम, तो अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, जीन में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जीन को कहीं से ऐड कर रहे हैं, जीन को कहीं से हटा रहे हैं, डीएनए जो है उसमें जीन के सीक्वेंस जो है उसको वेरी कर रहे हैं, जीन जो है उसको कहीं से हटा करके उसी डीएनए में और कहीं फिट कर रहे हैं, ये सब जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है हमारा। ठीक है। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट का मतलब है बेटा ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो माइक्रोब से फ्री हों, जिनमें एक्स्ट्रा माइक्रोब की कोई ग्रोथ ही ना हो, पूरे तरीके से जो हाइजेनिक हों। तो क्या लिखेंगे? हाइजेनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाना, हाइजेनिक प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन करवाना। ठीक है। क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करवाना जिनमें एक्स्ट्रा माइक्रोब की कोई भी ग्रोथ ना हो, पूरी तरह से वो हाइजेनिक हो। तो ये हमारे प्रिंसिपल है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फिर है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा उसके 2 टाइप हैं। एक वो जो पहले वाले टाइम पे यूज़ होती थी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी वो जो आज के टाइम पे यूज़ होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें डायरेक्ट माइक्रोब का यूज़ होता था, और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल पुराने टाइम पे जो बायोटेक यूज़ होती थी उसमें क्या करते थे बेटा? डायरेक्ट माइक्रोब का यूज़ करते थे, डायरेक्ट माइक्रोब का, सीधा माइक्रोब का यूज़ कर लेते थे। और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उनमें हम स्पेसिफिक जीन का यूज़ करते हैं, किसी माइक्रोब के डीएनए में से सिर्फ जीन को निकाल के। तो मतलब एक माइक्रोब में इतनी सारी जीन है तो कितनी सारी जगह यूज़ हो सकता होगा। और पहले क्या करते थे, एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब का यूज़ होता था। तो एक तरह से ये लगा लो वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी। और जैसे ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ गई, लेबर कम हुआ, कॉस्ट कम हुई, टाइम की सेविंग हो गई। तो ये सारी चीज़ों की बचत हो गई मॉडर्न बायोटेक के आने से। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखो एक बार अब है टूल्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में हम कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं? टूल्स का मतलब है औजारों का। बायोटेक प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है? देखो, एक तो बेटा वेक्टर चाहिए। क्यों चाहिए वेक्टर? जीन को ट्रांसफर करने के लिए।
दूसरा क्या चाहिए, कोई होस्ट चाहिए, होस्ट के अंदर ही तो ट्रांसफर करेंगे। और क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए भाई, बिना एंजाइम्स के तो बायोटेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती। एंजाइम्स की हेल्प से ही जीन में कट लगेगा, एंजाइम की हेल्प से ही उसको कहीं इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कई तरह की टेक्निक का यूज़ होता है बेटा बायोटेक में, कई टाइप की टेक्निक का यूज़ होता है। तो कई टाइप की टेक्निक कौन कौन सी हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे कि नॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक, जैसे साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये सब जो हैं वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में यूज़ होती हैं। वेक्टर का यूज़ होता है, होस्ट का यूज़ होता है, एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ टेक्निक यूज़ की जाती हैं। टेक्निक में हमारी ये सब टेक्निक होती हैं, नॉर्थर्न ब्लोटिंग, साउथर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डीएनए को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से जीन को लेना है, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे बेटा जिसकी हेल्प से जीन को ट्रांसफर करना है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे जीन्स को, किसमें, इन होस्ट सेल। किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अंदर जीन को इंसर्ट किया और फिर उस वेक्टर को होस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही होस्ट में डाल दिया उसके बाद होस्ट के अंदर जाके वेक्टर अपनी क्या करता है, कल्चरिंग, नंबर को इंक्रीज करेगा बेटा, ग्रोथ करेगा। और जैसे ही वहाँ जाके ग्रोथ करेगा, नंबर इंक्रीज होगा, फिर हम क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्शन। जो भी हमारा मतलब जीन एक प्रोडक्ट बनी है ना हमारी, तो उनको हम एक्सक्रेट आउट कर लेंगे। बात समझ में आई है क्या, बोलो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ना हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इस प्रोसेस को किसने करके दिखाया था। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस जो है वो कब शुरुआत हुई थी और किसने किया था। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले किसने इस प्रोसेस को करके दिखाया, डिस्कवरी किसने की थी, कोहिन ने की थी एंड बॉयर ने की थी बेटा, कोहिन एंड बॉयर। और कब की थी, इन 1972 में की थी। अब ध्यान से समझना कैसे की थी।
देखो उसने यूज किया साल्मोनेला टाइफीरियम या फिर टाइफी लिख सकते हैं, इस बैक्टीरिया का यूज किया बेटा, और इस बैक्टीरिया के डीएनए में से जीन की फ्रेगमेंट को ले लिया। ये जीन की फ्रेगमेंट है, ये जीन की फ्रेगमेंट है, इसको ले लिया। फिर उसने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया, और ई कोलाई में से किसको ले लिया, प्लाज्मिड को ले लिया बेटा। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा सर्क्यूलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ले लिया इसको। ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर लगा लो, ये प्लाज्मिड है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज, ये आगे मैं तुम्हें करवाऊंगी। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से इस प्लाज्मिड में कट लगाया, और कट कहाँ लगाया, स्पेसिफिक साइट पे लगाया बेटा। माना कि ये स्पेसिफिक साइट है, यहाँ कट लगा दिया। एंडोन्यूक्लियस जो है इसका काम क्या होता है, कटिंग का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। तो यहाँ कट लगा दिया। ये फ्रेगमेंट जो है उतना ही कट लगना चाहिए जितने में ये फ्रेगमेंट आसानी से इंसर्ट हो जाए। फिर क्या किया, इन फ्रेगमेंट को इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने का काम भी किसका था, एंजाइम का ही था। ठीक है, इंसर्ट करने का काम भी किसका था, एंजाइम का। कौन सा, लाइगेज। कौन सा, लाइगेज बेटा। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड, ये कट लगा रखा था इधर, और ये थे स्पेसिफिक जीन के फ्रेगमेंट। उस जीन की फ्रेगमेंट को इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट। अलग से दिखा दो कि यहाँ इंसर्ट कर रखा है। तो जो ये डीएनए है ना, अब हम इसको नाम दे सकते हैं आरडीएनए। क्या बोल सकते हैं, आरडीएनए। आरडीएनए इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए क्या है बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, और जो ये पूरी प्रोसेस की ना, उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई थिंक बात समझ में आई है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, तो हमने पूरा लिखना है। अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसने ऑब्जर्व किया था और कैसे, तो भी हमने पूरा लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। अब ये प्रोसेस जो हमने अभी करके देखी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस प्रोसेस को करने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ी होगी ना बेटा, जो हमने लिखे थे, टूल्स की ज़रूरत पड़ी होगी। तो हम शुरुआत कर लेते हैं एंजाइम्स से। कौन कौन से अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ मैंने लिख दिया, हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे बेटा। हम टूल्स की शुरुआत कर दी है हमने, ठीक है, उसमें हम एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं। एंजाइम की फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ेंगे, लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम का काम होता है ब्रेकडाउन का। लाइजिंग एंजाइम का काम क्या होता है बच्चों, ब्रेकडाउन का होता है। ठीक है, तो ये लाइजिंग एंजाइम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लांट पे अलग यूज होते हैं, एनिमल पे अलग यूज होते हैं, फंगस पे अलग यूज होते हैं, बैक्टीरिया पे अलग यूज होते हैं। तो सब में देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहां लिखा प्लांट सेल। प्लांट सेल, प्लांट सेल पे कौन कौन से लाइजिंग एंजाइम यूज होंगे। प्लांट सेल पे वॉल होती है ना,
प्लांट सेल पे वॉल होती है सेलुलोज की और मेम्ब्रेन भी होती है। तो अगर हमने ये प्लांट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसका डीएनए है बेटा। डीएनए में से जीन्स को अगर निकालना है तो क्या तोड़ना पड़ेगा? पहले वॉल को तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, फिर कहाँ पहुँचेंगे? डीएनए में। फिर डीएनए में से जीन को निकालना पड़ेगा। तो कट के लिए हम क्या करेंगे? एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। पहला यहाँ पे यूज़ होगा सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज। ठीक है, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज ये दोनों तो सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। प्रोटीएज और लाइपेज जो हैं ये सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे। क्लियर है क्या बेटा? है ना? और फिर जा करके क्या है? डीएनए तक पहुंच जाएंगे। फिर डीएनए पे कट लगा सकते हैं जीन के लिए। तो ये प्लांट की बात हो गई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनिमल सेल में, एनिमल सेल में कौन कौन से लाइजिंग एंजाइम है? तो एनिमल सेल में तो वॉल तो होती नहीं बेटा, इसलिए वॉल को तो तोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक तो होगा प्रोटीएज और दूसरा होगा लाइपेज। प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लाइपेज का काम होता है लिपिड का। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं ना, इंटीग्रल, पेरिफेरल। तो ये दोनों यूज होंगे एनिमल सेल में। थर्ड हमने यहाँ पे लिखा फंगस की सेल, फंगल सेल। फंगल सेल, फंगस पे तो वॉल होती है बेटा, है ना? काइटिन, काइटिनिएज एंजाइम वॉल को तोड़ने के लिए। उसके अलावा प्रोटीएज और उसके अलावा लाइपेज। ये तीन यूज होंगे हमारी फंगस की सेल पे। फोर्थ है कोई बैक्टीरियल सेल, कोई बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल पे यूज होगा बेटा लाइसोजाइम। ठीक है, ब्रेकडाउन के लिए। तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी है हमारी लाइजिंग एंजाइम्स की। ठीक है, प्लांट में कौन से यूज होते हैं, एनिमल में कौन से यूज होते हैं, और किसी बैक्टीरियल या फिर फंगल पे कौन कौन से यूज होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉज करना है एक बार, इसको कर देगी ना साइड से, बंद मत। सेकेंड टाइप जो है हमारा एंजाइम का वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। फर्स्ट लाइजिंग एंजाइम को पढ़ा है हमने, सेकेंड है हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स का काम होता है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ये कैसे फॉर्मेशन करता है, ध्यान से समझना। हमने किसी बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को निकाल लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियेज हमने स्पेसिफिक कट लगा दिया बेटा। जब स्पेसिफिक कट लगा दिया तो जो सर्कुलर डीएनए है ये कैसा था? पहले सर्कुलर था बेटा, ये सर्कुलर से अब कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सीधा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो गया। अब डीएनए है तो इसके दोनों स्ट्रैंड होंगे ना ओपोजिट, एक को मान लो 3, दूसरे को मान लो 5। सिंगल ही करके दिखा रही हूँ आपको, सिंगल देखो, एक है 3, दूसरा है 5, ऐसे ही होगा, है ना? अब देखो कट तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अगर ये 3' है तो इसके साथ मैं कोई फ्रेगमेंट ऐड कर सकती हूँ। कौन सी?
5 to 3 जो हो। इधर भी ऐड कर सकती हूँ, कौन सी, जो 3 to 5 हो। और आपस में जब ये दोनों स्ट्रैंड जुड़ेंगे तो बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। उस बॉन्ड को बनाने का काम कौन करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज करेगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एंडोन्यूक्लियस से कट मारा, कट मार के सर्कुलर से कैसा हो गया, सीधा सीधा हो गया। तो भाई इस तरफ भी जो ये स्ट्रैंड है वो फ्री पड़ा हुआ है, इधर भी फ्री पड़ा हुआ है। तो अगर 3 डैश है तो इधर कोई हम 5 to 3 ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रेगमेंट, उधर भी कर सकते हैं ऐड, माना एक तरफ कर दिया। ये ऐड करने के बाद फिर से ये स्ट्रेट जो है उसको कैसा करवा देंगे, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर। अब मैं इसको थोड़ा डबल करके दिखा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, चाहो तो यहाँ भी डबल ही कर लो बेशक, कंफ्यूज मत होना। तो जो ये फ्रैगमेंट है इसको अलग से दिखा दो, माना ये डार्क कलर की थी जो ऐड करी, तो इधर इसको ऐसे ही डार्क दिखा दो, है ना। और जब स्ट्रेट से सर्कुलर किया तो बाइंडिंग भी हो गई ना यहाँ बाइंडिंग का काम किसने किया होगा, बाइंडिंग का काम किया है फॉस्फोराइलेज ने। किसका किया है बेटा, बाइंडिंग का। फॉस्फोडाइएस्टर किसने बनाया, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने। कट किसने मारा, एंडोन्यूक्लियस ने। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या, ये है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम। अगला एंजाइम जो है वो है लाइगेज, और अगला जो है वो है फॉस्फोराइलेज, जो अभी मैंने बताया। तो लाइगेज का भी और फॉस्फोराइलेज का भी, इन दोनों का काम ही क्या होता है, बाइंडिंग का। दोनों का काम क्या होता है, बाइंडिंग का होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड टाइप का, थर्ड एंड फोर्थ एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम जो है वो एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एंडोन्यूक्लियस के बारे में। कर दूँ रब, एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमसे पूछा जा सकता है बेटा कि फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई थी और कौन सी बैक्टीरियल सेल से हुई थी। एंडोन्यूक्लियस जो है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो एंजाइम में फिफ्थ जो है वो हमारा आ गया एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जो है इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या काम करता है बच्चों, कटिंग का काम, कटिंग का काम करता है। ठीक है, 1963 में फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। 1963 में पहला जो एंडोन्यूक्लियस था उसको आइसोलेट किया गया था। ठीक है, और कहाँ से किया गया था, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल। और कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल, ई कोलाई से किया गया था बेटा, इशेरिया कोलाई, है ना, ई कोलाई से किया गया था। तो ई कोलाई से कैसे किया गया, ई कोलाई जो है उसमें 2 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। मतलब उस टाइम पे ई कोलाई जो है उसको स्टडी कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो पता चला कि भाई ई कोलाई अपने आप को बचाने के लिए 2 मैकेनिज्म को शो करती है। कौन कौन से, एक तो उसमें होता है मिथाइल ग्रुप जिसकी हेल्प से वो अपने आप को बचाती है, और दूसरा उसके अंदर होता है एंडोन्यूक्लियस जिसकी हेल्प से वो अपने आप को बचाती है। ठीक है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म देख रहे थे, डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको देख रहे थे बेटा। तो जब इसको ऑब्जर्व कर रहे थे ना, तभी पता चला
कि भाई बैक्टीरियल सेल जो है उसमें तो एंडोन्यूक्लियेज है और फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज की डिस्कवरी तभी हुई थी। बात समझ में आ गई? देखो अब कैसे हुई थी। माना ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है बेटा, ई कोलाई या मान लो कोई भी बैक्टीरियल सेल है। ये कोई वायरल सेल आई, वायरस की सेल आई, वायरस की सेल ने आकर के इस पे अटैक किया। बैक्टीरियल सेल जो है उसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था, वायरस के पास क्या है, इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है। अटैक किया तो क्या ट्रांसफर कर दिया, जेनेटिक मटेरियल को कर दिया। बैक्टीरियल सेल के पास क्या है, 2 डिफेंस मैकेनिज्म है। एक क्या है, एल्काइल ग्रुप है, दूसरा क्या है, एंडोन्यूक्लियेज है ना। वायरस के अंदर जो ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास कोई स्पेसिफिक बेस पेयर भी होंगे, मान लो ए, टी या फिर सी, जी, जो भी मान लो स्पेसिफिक बेस पेयर होंगे। और जो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उसके पास भी होंगे बेस पेयर, तो होंगे ना बेटा। सबसे पहले क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए इस बैक्टीरियल सेल ने एंडोन्यूक्लियेज का यूज किया बेटा, और एंडोन्यूक्लियेज को कहाँ लेके चली गई, इसके जेनेटिक मटेरियल के पास, और वहां जाकर के क्या किया, जो इसके स्पेसिफिक बेस पेयर थे उस पर कट मार दिया, कटिंग का काम कर दिया। वहीं से पता चला था कि भाई इसमें तो कोई एंजाइम है जो कट मारता है, ठीक है। तो क्या कर दिया, कट मार दिया बेस पेयर पे। कट मारते ही बेस पेयर जो है वो वहां से हट गए। अब जब खुद के बेस पेयर कंप्लीट ही नहीं है, खुद का इसका स्ट्रक्चर पूरा ही नहीं है, तो बाइंडिंग कैसे करेगा इसके साथ, नहीं कर सकता। बाइंडिंग पूरी नहीं होएगी तो अटैक कैसे करेगा, इन्फेक्शन कैसे फैलाएगा, नहीं फैला सकता। तो एक तो ये बच गया। दूसरी चीज, ये न्यूक्लियस यहाँ पे भी कट मारता है और यहाँ पे भी मार सकता है, यहाँ पे भी कट मार सकता है। अगर इसने अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल पे कट मारा तो वो एक तरह का सुसाइड होता है बेटा, है ना। खुद कट मारेगा तो सुसाइड ही होता है, तो वो भी कर सकता है। तीसरी चीज, यहाँ पे कट मारने के बाद ये पहुंचा अपने जेनेटिक मटेरियल के पास, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप जल्दी से जाकर के खुद उसके साथ बाइंड हो गया ताकि और कोई उसके साथ बाइंड हो ही ना। अब जब खुद ही बाइंड हो गया तो दूसरा कैसे होगा, तो ये भी क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब इन चीज का पता चला ना कि ऐसा होता है बैक्टीरियल सेल में, फिर पता चला भाई शुरुआत तो किसी एंजाइम से हुई थी ना, और वह एंजाइम कौन सा था, एंडोन्यूक्लियेज। तब इसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकने वाला। ये एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, रोक रहा है उसको, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम इसको लिखते हैं आर से बेटा। आई थिंक ये समझ में आ गया है। चलो आगे। तो इस तरह से तो डिस्कवरी हुई थी, 1963 में हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब कैसे। देखो अब ये तो हो गई वही डिस्कवरी। अब एंडोन्यूक्लियस जो है, एंडोन्यूक्लियस को नाम कैसे दिया गया बेटा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कैसे किया गया, नामकरण कैसे किया गया, तो सबसे पहले तो ई कोलाई से किया गया था ना, आइसोलेट ई कोलाई से। ई कोलाई, इशेरिया कोलाई पूरा नाम है इसका। इसमें से जो ये ई है ना, ये तो है इसका जेनरिक नेम, और जो पीछे ये कोलाई है ना, ये है स्पेसिफिक या फिर स्पीसीज का नाम, है ना। फर्स्ट है जेनरिक और सेकंड क्या है,
स्पीसीज का है। देखो अब इनमें इनके कोड दिए जाते हैं, जैसे इसको अलग से कोड दे रखा है RY का, और यहाँ पे पीछे 13 है। 13 जो है वो उसका स्ट्रेन है, ठीक है। जैसे स्पीसीज सब स्पीसीज ये होती है ना, तो स्ट्रेन जो है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेन होते हैं और ये इसका कोड होता है, पर्टिकुलर कोड। अब ये तो बैक्टीरिया को दे रखा है ना, ई कोलाई को, इसमें से अगर एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया तो एंडोन्यूक्लियस को कैसे नाम दिया? फर्स्ट लेटर तो हम जेनरिक का ले लेते हैं, कैपिटल, और जो स्पीसीज का है उसमें से 2 लेटर ले लेते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, सॉरी 2 वर्ड ले लेते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, ई को। आगे जो कोड है कोड को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कवरी हुई, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई है, सेकंड टाइम हुई है, थर्ड टाइम हुई है, उसको लिख देते हैं, वो भी रोमन में। पहली बार हुई तो फर्स्ट लिख दिया बेटा रोमन में, सेकंड टाइम होगी तो 2 रोमन में, थर्ड है तो 3 रोमन में। ये ई जो है ये उसके जेनरिक है, कैपिटल में लिखा। आगे जो हमने 2 ये वर्ड लिए हैं ये उसकी स्पीसीज के लिए हैं, स्मॉल से लिखा। फिर से जो कोड है उसको कैपिटल से ही लिखा, और बाद में जो डिस्कवरी का नंबर है वो रोमन में लिखा। तो इसलिए ये हमारा है ई कोराई, जो ई कोराई से आइसोलेट किया गया था। ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये बात समझ में आई है क्या बेटा? देखो अब एक और एग्जांपल बता देती हूँ, ये फर्स्ट था, एक और बता देती हूँ। ये है बैक्टीरिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये है बेटा, ठीक है। अब इसमें से देखो नामकरण कैसे है, ये क्या है उसका जेनरिक है ना, और ये क्या है उसका स्पीसीज का है ना, स्पेसिफिक है। और आगे ना इसका कोड भी दे रखा है, इसका दे रखा है RD, ऐसे दे रखा है। देखो H तो मैं ले लूँगी जेनरिक का, और आगे जो ये स्पीसीज का है उसमें से ले लिया I एंड IN, ठीक है। यहाँ देखो एक बार, अब R जो कोड है, R तो वो भी था, अब वहाँ तो मैंने R ले लिया, इसमें भी R लूँ तो डिफरेंस क्या रहेगा? तो अगर ऐसे सिमिलरिटी हो जाए ना कि भाई फर्स्ट तो मिल रहा है तो हम फर्स्ट को छोड़ करके आगे वाला ले लेते हैं। अगर ऐसे मिल जाए ना 2 बैक्टीरियल सेल में कोड, तो हम फर्स्ट को छोड़ करके उससे आगे वाला ले लेते हैं जो मैच ना हो आपस में। तो हमने ये ले लिया, D को ले लिया। और फर्स्ट टाइम अगर डिस्कवरी हुई है तो रोमन में फर्स्ट लिख दो, और अगर सेकेंड टाइम हुई है तो रोमन में सेकेंड लिख दो, थर्ड टाइम हुई है तो रोमन में थर्ड लिख दो। तो हिंद 1 फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी हीमोफाइलस से, हिंद 2 एंडोन्यूक्लियस जो है उसकी सेकेंड टाइम हुई थी। बट हमसे ना बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कवरी तो फर्स्ट इसकी हुई, सेकेंड इसकी हुई, पर आइसोलेट सबसे पहले कौन सा हुआ? डिस्कवर तो कर दिया, उसको आइसोलेट सबसे पहले दोनों में से कौन सा हुआ बैक्टीरियल सेल के अंदर से? तो हम कहेंगे फर्स्ट आइसोलेशन हुआ था, फर्स्ट आइसोलेशन हुआ था हिंद 2 का बेटा, ये फर्स्ट आइसोलेशन इसका हुआ था। ये बात समझ में आई है क्या? ठीक है, तो ये हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। ये एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है।